हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिनीगेड इमॉर्टल का एपिसोड नंबर 57 एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले ही मैं जानता हूं कि रिनीगेड इमॉर्टल की स्टोरी आजकल काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो रही है। हो सकता है कि आप में से कई सारे लोगों को कुछ पार्ट समझ ना आ रहे हो, इसलिए मैंने फैसला किया है कि आप लोगों को जो भी चीज समझ ना आ रही हो आज के दिन आप लोग इस वीडियो के कमेंट में करके मुझसे पूछ लेना। मैं कल के दिन एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस को आंसर कर सकूं, ताकि आपको रिनीगेड इमॉर्टल की स्टोरी समझने में जरा से भी डिफिकल्टी ना हो। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि बुढ़ाऊ शेनमू वांगलिंग को अपने साथ यहाँ बाइयन सेट लेकर आया था ताकि वो वांगलिंग को कुछ आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझा सके। वैसे तो पावरफुल वॉरियर कभी भी किसी जूनियर वॉरियर को अपने आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन नहीं दिखाते, लेकिन बुढ़ाऊ शेनमू के पास बाइयन सेट का एक एंसेस्ट्रल स्पिरिट कार्ड था जिसकी वजह से शेनमू जो कहे इन लोगों को करना होगा। और दोस्तों, अगर आप लोगों को आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन का एक सिंपल मेथड जानना है तो मैं इसे एक डोमेन की तरह बोल सकता हूँ। कल के दिन वांगलिंग ने 3 डोमेन्स देखे थे, जिनमें से एक टाइम डोमेन था, एक रूथलेस डोमेन और तीसरा लव चार्म डोमेन। वहाँ से वापस आने के बाद हम देखते हैं कि वांगलिंग ने एक बार फिर से नॉर्मल जिंदगी गुजारना शुरू कर दी थी और वो खुद के डोमेन्स के बारे में ही सोचता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी डोमेन क्या होगी, जिसकी वजह से वक्त गुजरता रहा। वांगलिंग पूरी तरीके से बूढ़ा हो चुका था। तभी अचानक शाम के दिन वांगलिंग को यहाँ जूटाओ दिखाई दिया, जिससे एक आदमी यीफी मारने की कोशिश करता है, लेकिन वांगलिंग ने वक्त रहते ही जूटाओ की जान बचा ली और यीफी इंजर्ड होता हुआ वापस अपने मास्टर को शिकायत लगाने के लिए पहुंच गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ बिल्कुल उसी सीन से शुरू होती है जहाँ यीफी भागता भागता वापस अपने सेट आ चुका था ताकि वो अपने मास्टर से मिल सके। तभी अचानक वहाँ पर सन क्लाउड सेट का मास्टर भी आ जाता है जिनका नाम जाओ वू टाई था। ये देखकर यीफी फौरन से अपने मास्टर की तरफ भागते हुए उन्हें बताता है कि एक आदमी ने कैसे मुझ पर हमला किया, साथ ही साथ उस आदमी ने मेरी इवल स्कल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वू टाओ अपने डिसाइपल की इवल स्कल को दोबारा से उसकी बॉडी में डाल देता है। साथ ही साथ मास्टर वू टाई यीफी को शांत कराते हुए कहता है कि शांत हो जाओ, मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनकर यीफी मास्टर वू टाओ को बताता है कि कैसे मैं प्रिंस के मेंशन पर नजर रख रहा था। तभी अचानक उन गद्दारों में से एक आदमी वहाँ से भागने लगा, जिसे मजा चकाने के लिए मैं उसका पीछा कर रहा था। वो गद्दार भागते भागते एक नॉर्मल इंसान के घर के पास चला गया। मुझे शुरू में लगा था कि वो नॉर्मल मॉर्टल है, लेकिन वो तो एक पावरफुल कल्टिवेटर निकला जिसने मुझ पर हमला करके मेरी इवल स्कल को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। ये कहते हुए यीफी इमोशनल होकर कहता है कि मास्टर, अगर मैं वहाँ से अपनी जान बचाकर यहाँ ना आता तो शायद आप मुझे दोबारा देख भी ना पाते। यहाँ यीफी की मुझसे ये सारी बातें सुनकर मास्टर वू टाओ उससे सवाल करते हुए पूछते हैं कि क्या सच में उस आदमी की बॉडी में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं थी, जिस पर यीफी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ, वरना मैं उसे मॉर्टल क्यों समझता। यहाँ मास्टर वू टाई के मन में तो कुछ चल रहा था, इसलिए वो यीफी से कहता है कि चलो मुझे उसके पास ले चलो। जो सुनकर यीफी अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड को बाहर निकाल चुका था, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर वू टाई उसे कहते हैं कि नहीं, हम लोग पैदल चलेंगे, वैसे भी तुम्हारे साथ वार किए हुए काफी अरसा हो गया। ये कहने के बाद वो यीफी को लेकर पैदल यहाँ वांगलिंग के घर की तरफ रवाना हो गए। यहाँ मास्टर वू टाई और यीफी के वहाँ से जाने के बाद हम देखते हैं कि बाकी के सारे डिसाइपल यही बातें कर रहे थे कि कैसे मास्टर वू टाई यीफी को अपने बेटे की तरह प्यार करते हैं। उन्होंने आज तक यीफी की कोई भी मदद करने से इनकार नहीं किया। लगता है कि आज के दिन यीफी को किसी और ने परेशान किया होगा, जिसकी आज खैर नहीं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ यहाँ शहर पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि मास्टर वू टाई और यीफी वांगलिंग के घर की तरफ जा रहे थे। यीफी अपने मन में वांगलिंग के बारे में सोच रहा था कि अब तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी अचानक दूसरी तरफ मास्टर वू टाई को वहाँ पर एक कैंडी शॉप दिखाई दी, जिधर से वो एक कैंडी मंकी खरीद लेता है। ये कैंडी मंकी वो यीफी को देते हुए बोलता है कि याद है जब तुम मुझे पहली दफा मिले थे तब मैंने देखा कि तुम इस कैंडी मंकी के लिए कुछ बच्चों से लड़ रहे थे, शायद तुम वो सब भूल चुके होगे। ये सुनकर यीफी इमोशनल होकर जवाब देते हुए कहता है कि आखिर मैं वो कैसे भूल सकता हूँ, तब की टाइम मेरी जिंदगी बहुत ही ज्यादा बदतर थी, अगर आपने मुझे गोद ना लिया होता तो शायद अब तक मैं जिंदा भी ना होता। यहाँ ये सारी बातें जानकर हमें एक बात का अंदाजा तो हो जाता है कि मास्टर वू टाई सच में यीफी से बहुत ही ज्यादा प्यार करते थे और उन्होंने यीफी को गोद लिया था। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर यहाँ वांगलिंग पर आ जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जू टाओ अब होश में आ चुका था और वांगलिंग उससे सवाल करते हुए पूछता है कि बताओ आखिर प्रॉब्लम क्या है। जहाँ जू टाओ ने वांगलिंग को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर दिया था। वो बताता है कि कैसे कुछ टेम्पल्स ने मिलकर अलायंस क्रिएट करी थी। इस अलायंस के रूल्स के हिसाब से अगर किसी को भी ट्रेजर मिलता है तो उसे बाकी
के सेक्ट वालों को भी बताना होगा। लेकिन कुछ दिनों पहले क्राउन प्रिंस को एक फर्नेस ट्रेजर मिला था जो कि बहुत ही ज्यादा कीमती था, इसलिए क्राउन प्रिंस लालच में आकर उस ट्रेजर को छुपा चुके थे, जिसके बारे में सन क्लाउड के सेक्ट लीडर मास्टर वू टाओ को मालूम हो चुका था। इसलिए वो क्राउन प्रिंस पर भड़कते हुए गुस्सा कर चुके और उनके गुस्से के सामने तो कोई भी नहीं टिक सकता। इवन कि अब क्राउन प्रिंस चाहे वो कैलिड्रॉन वापस भी करने की कोशिश करे, लेकिन मास्टर वू टाओ इसके लिए नहीं मान रहे। उन्होंने क्राउन प्रिंस को जबरदस्ती अपने घर के अंदर कैद कर लिया है और उनसे कहा है कि अगर वो बाहर आए तो वो मारे जाएंगे, जबकि बाकी भी सब लोगों ने क्राउन प्रिंस की मदद करने से मना कर दिया। मैं खुद भी बहुत ही मुश्किल के साथ वहाँ से निकलकर बाहर आया था ताकि मैं आपसे मदद मांग सकूं। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वॉन्गलिंग को समझ आ जाता है कि क्राउन प्रिंस ने लालच दिखाई थी, जिसकी वजह से वू टाओ उसे सजा देना चाहता है। यानी कि अगर देखा जाए तो वो लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे, इसलिए वो क्राउन प्रिंस की मदद करने से मना कर चुका। जबकि साथ ही साथ वो ब्रदर वू से कहता है कि अब तुम्हें भी क्राउन प्रिंस का साथ देना छोड़ देना चाहिए, उसे उसके कर्मों की ही सजा मिल रही है। यहाँ ये सारी बातें सुनकर वू टाओ समझ चुका था कि उसे यहाँ से हेल्प नहीं मिलेगी, इसलिए वो वॉन्गलिंग को अलविदा करके वहाँ से बाहर निकलने ही वाला था। लेकिन अचानक वॉन्गलिंग ब्रदर जू को रोकते हुए कहता है कि हमारे पास कुछ मेहमान आए हैं, तुम वापस आ जाओ, क्योंकि वॉन्गलिंग ने जाओ वू टाओ की एनर्जी महसूस कर ली थी। तभी अचानक हम देखते हैं कि यीफी फौरन तेजी के साथ दरवाजा खोलते हुए कहता है कि मास्टर यही है वो इंसान। जाओ वू टाओ भी देख पा रहा था कि उसके सामने वॉन्गलिंग बैठा हुआ है, जबकि साथ ही साथ वो उसके वुड कार्विंग स्टैचूज की तरफ देखता है जिनके अंदर से बहुत ही ज्यादा खतरनाक एनर्जी फ्लो कर रही थी। इसलिए वो समझ गया कि सामने मौजूद इंसान कोई नॉर्मल कल्टिवेटर तो बिल्कुल नहीं, इसलिए वो जज्बाती नहीं हो सकता। बल्कि जाओ वू टाओ शांति के साथ आकर वॉन्गलिंग के सामने बैठते हुए कहता है कि क्या मैं भी तुम्हारे साथ यहाँ ड्रिंक कर सकता हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग उससे वाइन ऑफर करता है। यहाँ पर थोड़ी सी ड्रिंक पीने के बाद जाओ वू टाओ खुश होते हुए कहता है कि वाओ ये वाइन तो कमाल की है। वॉन्गलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि अगर ये वाइन तुम्हें पसंद आई तो पूरा के पूरा जग तुम पी लो, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं। यहाँ वॉन्गलिंग की ये बात सुनकर जाओ वू टाओ पॉइंट पर आते हुए हंसकर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल मुझसे सिर्फ एक लेवल हाई है। मैं तो ये देखकर सच में सरप्राइज हो चुका हूँ कि तुम इतनी अच्छी तरीके से मॉर्टल वर्ल्ड में घुल मिल गए। वॉन्गलिंग भी यहाँ पर उसके साथ बातें करते हुए समझ गया था कि जाओ वू टाओ भी सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करना चाहता है, यानी कि उसे भी आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन के बारे में समझना है। दूसरी तरफ जाओ वू टाओ यहाँ वॉन्गलिंग से कहता है कि आज के दिन मैंने अपने डिसाइपल की मुझसे कुछ बातें सुनी, उसके बाद ही मुझे मालूम हुआ कि क्योटो सिटी में मेरे अलावा भी एक इमोर्टल है जो कि गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करने के लिए हेवन की अंडरस्टैंडिंग कर रहा है। इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ एक छोटा सा कंपटीशन खेल सकूं। क्यों ना हम दोनों कम्पीट करें कि कौन पहले सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू करके एक गॉड बनेगा। जो कहते साथ ही मास्टर वू टाओ ने अपना एनर्जी प्रेशर यहाँ वॉन्गलिंग पर लगाना शुरू कर दिया। वॉन्गलिंग उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए कहता है कि हाँ क्यों नहीं, अगर हम दोनों ही इसे कंपटीशन की तरह लेंगे तो शायद इसकी वजह से हम लोग अपना लेवल जल्दी ब्रेक थ्रू कर सके, इसलिए मैं इसके लिए तैयार हूँ और याद रखना आज तक मैं कभी नहीं हारा। जो सुनकर तो मास्टर वू टाओ हंसते हुए कहता है कि किसने सोचा था कि मुझे क्योटो सिटी में एक नया दोस्त मिल जाएगा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं अपने इस दोस्त को किस नाम से पुकारूं? जो सुनकर वॉन्गलिंग जवाब देते हुए कहता है कि तुम मुझे वॉन्गलिंग कहकर पुकार सकते हो। जो सुनकर जाओ वू टाओ कहता है कि ठीक है वॉन्गलिंग, फिर हम लोग शर्त लगाते हैं कि कौन अगले 100 साल में पहले गॉड लेवल में ब्रेक थ्रू करेगा। यहाँ ये कहते ही वू टाओ ने अपना प्रेशर और भी जरा इंक्रीज कर दिया। वॉन्गलिंग उसकी सारी बातें सुन रहा था, साथ ही साथ वो वू टाओ के जज्बात भी समझने की कोशिश करता है। जहाँ वॉन्गलिंग उसे जवाब देते हुए कहता है कि शायद तुमने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। हाँ ये बात तो सच है कि तुम 100 साल में शायद अपना लेवल ब्रेक थ्रू कर लो, लेकिन उसके लिए तुम्हारी यीफी का भी तो जिंदा रहना जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि 100 साल तक ये सरवाइव कर पाएगा। जो सुनकर तो मास्टर जाओ वू टाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। ब्रदर वो भी हैरान होते हुए अपने मन में सोच रहे थे कि आखिर ये वॉन्गलिंग क्या कर रहा है। वो जानता भी है कि जाओ वू टाओ अपने डिसाइपल यीफी से कितना ज्यादा प्यार करता है, लेकिन फिर आखिर इस तरह की बात करने की उसे क्या जरूरत। लेकिन दूसरी तरफ मास्टर जाओ वू टाओ अपने मन में हैरान होते हुए सोच रहा था कि वॉन्गलिंग तो काफी ज्यादा काबिल निकला। सिर्फ इसने एक ही नजर में पहचान लिया कि कैसे मैं टीचर फादर रिलेशनशिप में आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों ने नोट किया हो तो मास्टर जाओ वू टाओ यीफी के टीचर है, साथ ही साथ वो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रही है जैसे कि वो उसका फादर भी हो। ये एक रिलेशनशिप है टीचर फादर एंड डिसाइपल का, जिसे मास्टर जाओ वू टाओ अच्छे से गहराई के साथ समझने की कोशिश करे और शायद यही उनका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन होगा। अगर उन्होंने इसे पूरी तरीके से परफेक्टली मास्टर कर लिया तो उसके बाद वो अपने लेवल को ब्रेक थ्रू कर पाएंगे। लेकिन हाँ अंत में मास्टर जाओ वू टाओ को अपने सबसे ज्यादा प्यारी चीज यानी कि यीफी की कुर्बानी देनी होगी। बेशक मास्टर जाओ वू टाओ को यीफी के लिए काफी ज्यादा प्यार होगा, लेकिन अपने प्यार को इस तरीके से कुर्बान करने की वजह से उसे रूथलेस की डोमेन मिल जाएगी। मास्टर जाओ वू टाओ यहाँ वॉन्गलिंग की आंखों में देखकर समझ गया था कि वॉन्गलिंग को उसके हर एक राज के बारे में मालूम है। साथ ही साथ वो उसके प्लान को भी सिर्फ एक ही नजर में पूरी तरीके से
समझ गया। ये सब जानते हुए मास्टर ज़ावू टाओ फौरन से खड़े होते हुए वांग लिंग की तारीफ करके कहते हैं कि तुम तो काफी ज्यादा समझदार निकले, अब तो तुम्हारे साथ कंपटीशन करने में और भी ज्यादा मजा आएगा। साथ ही साथ वो ब्रदर जू से कहते हैं कि जाओ, मैंने तुम्हारे क्राउन प्रिंस को माफ किया, लेकिन तुम लोगों के पास सिर्फ 3 दिन है, वो ट्राइपोड फर्नेस ट्रेजर वापस कर दो और उसके बाद हम इस मामले को यहीं पर भूल जाएंगे। ब्रदर जू को तो यहाँ पर मास्टर ज़ाओ की बातें सुनकर यकीन ही नहीं आ रहा था। दूसरी तरफ मास्टर ज़ाओ वुटाई वहाँ से फौरन रवाना हो गया। यीफी भी मास्टर वुटाओ के पीछे भागते हुए कहता है कि मास्टर रुकिए मेरे लिए भी। जहाँ रास्ते में चलते हुए यीफी वांग लिंग की बातों को ही याद कर रहा था कि कैसे वांग लिंग ने मास्टर वुटाओ से कहा कि हाँ बेशक तुम तो लेवल ब्रेक थ्रू कर लोगे, लेकिन तुम्हारा डिसाइपल इसके लिए मारा जाएगा। यहाँ यही सब सोचते हुए यीफी काफी ज्यादा परेशान हो रहा था। तभी अचानक वो मास्टर ज़ूटाओ के साथ टकरा जाता है, जिसकी वजह से मास्टर ज़ूटाओ को तो काफी ज्यादा गुस्सा आ गया, लेकिन वो खुद को शांत कराते हुए बहुत ही प्यार के साथ पलटते हुए यीफी को समझाकर कहते हैं, यीफी तुम उस आदमी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, क्या तुम कैंडी खाओगे? मैं तुम्हें एक और मंकी कैंडी लेकर दे सकता हूँ। लेकिन यीफी ने अगली कैंडी लेने से मना कर दिया क्योंकि वो अभी भी उदास था। और मास्टर वुटाओ दूसरी तरफ वांग लिंग के बारे में सोचते हुए कहता है कि तुम अब तक के मेरे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल हो। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ पीछे वांग लिंग और ब्रदर ज़ूटाओ पर आ जाता है, जहाँ वांग लिंग तो मजे के साथ वाइन पी रहा था और ब्रदर ज़ूटाओ यहाँ वांग लिंग को देखकर हैरानगी के साथ अपने मन में सोच रहा था कि आखिर ये आदमी है कौन। मास्टर ज़ाओ वुटाओ तो काफी ज्यादा खतरनाक थे, जो कि क्राउन प्रिंस क्या किसी बड़े से बड़े कल्टिवेटर से भी नहीं डरते। लेकिन वांग लिंग के साथ सिर्फ कुछ मिनटों तक बातें करने के बाद वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए खुद ब खुद ही मान गए। आखिर उन्होंने वांग लिंग के साथ बात क्या करी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग लिंग भी यहाँ पर आर्टिस्टिक कंसेप्शन के बारे में ही सोच रहा था। वो बायोसेट के लीडर मिस की और मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को याद करता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसकी खुद की आर्टिस्टिक कंसेप्शन क्या होगी। इसके बाद हम देखते हैं कि यूं ही वक्त गुजरता रहा। पूरे 5 साल गुजर चुके थे और हम देखते हैं कि वांग लिंग यहाँ डैनी के घर आ चुका था, क्योंकि उसका दोस्त यानी कि डैनी का फादर अब मर चुका है। डैनी, उसकी बूढ़ी माँ और उसकी बाकी की फैमिली यहाँ पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से रो रही थी। इवन की वांग लिंग भी अपने दोस्त को खोकर काफी ज्यादा इमोशनल था। वो यहाँ डैनी और उसकी माँ को दिलासा देता है, साथ ही साथ वो अपने दोस्त को अलविदा करने के लिए आखिरी दफा उसके लिए रेड लिली फ्लावर लाया था। वांग लिंग याद करता है कि डैनी के फादर के उस पर कई सारे एहसानात थे, कैसे उसने अपनी फैमिली की तरह मुझे काउंट किया, वो बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान थे। इसलिए हम देखते हैं कि वांग लिंग ने यहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उनकी सोल को सॉलिडिफाई कर दिया, जहाँ वो उनसे कहते हैं कि जाओ तुम अब एक दूसरा जन्म ले सकते हो, जिस भी फैमिली को तुम चूज करो ये तुम्हारी मर्जी होगी। जो सुनकर डैनी के फादर की सोल यहाँ वांग लिंग को अलविदा करते हुए वहाँ से चली गई। यहाँ इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग काफी ज्यादा उदास हो जाता है, उसकी फीलिंग उस पर हावी हो रही थी। आज तक वांग लिंग की गुजारी हुई जिंदगी उसकी मोर्टल के साथ लगाओ, यही फीलिंग वजह बनती है उसकी सोल को तेजी के साथ टेलीपोर्ट करके हेवनली वे पर ले आने की। हेवनली वे हेवन के ओरिजिन तक पहुंचने का एक बहुत ही लंबा रास्ता है। वांग लिंग तो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आया, लेकिन तभी अचानक हम वहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल गॉड को देखते हैं, जिसका नाम टियान युनजिंग था। वो यहाँ पर वांग लिंग की सोल को यूं भटकता हुआ देखकर उसे एक दूसरा मौका देना चाहता है, क्योंकि वो महसूस कर पा रहा था कि वांग लिंग तो बस एक मामूली नेंशियंट सोल लेवल पर है, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी फीलिंग और इमोशंस कमाल के हैं। अगर ये इस रास्ते पर यूं ही भटकता रहा तो उससे सदियां लग जाएंगी हेवन के ओरिजिन को ढूंढने के लिए, लेकिन तब तक तो उसकी बॉडी पूरी तरीके से सड़ जाएगी और वो मारा जाएगा। इसलिए मास्टर टियान युनजिंग उसे एक दूसरा मौका देते हैं, जहाँ वो वांग लिंग से कह रहे थे कि दोबारा अर्थ पर जाओ और अगर तुम वहाँ से किसी तरह ब्रेक थ्रू करके जिंदा बाहर आ पाए तो याद रखना मेरा नाम है टियान युनजिंग, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें अपना डिसाइपल बना लूंगा। यहाँ इसी वजह से हम देखते हैं कि वांग लिंग की सोल वापस से उसकी बॉडी में आ गई, जहाँ वांग लिंग होश में आते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि मेरी मुलाकात टियान युनजिंग से हो गई, अगर वो ना होते तो शायद मैं हेवनली वे पर खो जाता। इसके बाद हम देखते हैं कि वांग लिंग ने अपने सामने मौजूद मिस्टर ग्रीन के स्टैचू को एक बार फिर से कार्व करना शुरू कर दिया, और जैसा कि हमें याद है कि मिस्टर ग्रीन का आर्टिस्टिक कंसेप्शन टाइम था, तो वांग लिंग यहाँ पर उसके बारे में भी सोच रहा था और धीरे धीरे करके वांग लिंग उसके आर्टिस्टिक कंसेप्शन को समझने लगा, जिसकी वजह से वांग लिंग यहाँ पर मिस्टर ग्रीन के स्टैचू को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। ये पहली दफा था जहाँ उस स्टैचूज में क्रैक्स नहीं आए, इसलिए उस स्टैचू के अंदर से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी अनलीश होती है। साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वांग लिंग का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो गया, वो अब नेंशियंट सोल लेवल के बिल्कुल पीक पर पहुंच चुका है। हम देखते हैं कि वांग लिंग ने यहाँ पर मास्टर बायोन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन, मिस की के आर्टिस्टिक कंसेप्शन, साथ ही साथ मिस्टर ग्रीन के आर्टिस्टिक कंसेप्शन को भी समझ लिया, लेकिन ये तीनों आर्टिस्टिक कंसेप्शन या फिर डोमेन वांग लिंग को पसंद नहीं आ रहे थे, बल्कि वो अपने मन में कह रहा था कि मुझे इससे भी कुछ पावरफुल खुद की आर्टिस्टिक कंसेप्शन को खुद ही बनाना होगा। और यहाँ ये कहते हुए वांग लिंग घर से बाहर आ जाता है। जहाँ दोस्तों मैं आप लोगों को एक पॉइंट पहले से ही बता देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को पता हो तो वांग लिंग नॉर्मल इंसानों के साथ रह रहा है और इमोर्टल
इमोर्टल होने की वजह से उसकी उम्र नॉर्मल इंसानों की तरह तो नहीं बढ़ती, लेकिन वो खुद को इस तरीके से बूढ़ा दिखाता है ताकि नॉर्मल लोगों को उस पर शक ना हो। वॉन्गलिंग यहाँ घर से बाहर निकलने के बाद आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं गॉड तो बनकर ही रहूंगा, क्योंकि मैं वॉन्गलिंग हूँ और वॉन्गलिंग कभी हार नहीं मानता। वॉन्गलिंग के यहाँ ये कहने के बाद वक्त दोबारा तीसी के साथ यूं ही गुजरता रहा, जहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी ने अपने फादर के आयरन वर्क का काम संभाल लिया था और वो पहले से काफी ज्यादा अमीर हो चुका है। लेकिन इस बार हम देखते हैं कि डैनी का बेटा बिल्कुल वैसी ही बातें करता है। वो अपने फादर से कह रहा था कि मैं आपकी तरह ये आयरन वाला काम नहीं करना चाहता, बल्कि मैं ग्रैंडपा वॉन्गलिंग की तरह वुड कार्विंग करूंगा। जहाँ डैनी उसे कान से पकड़ते हुए कहता है कि तुमसे हथौड़ा तो सही से चलाया नहीं जाता और तुम अंकल वॉन्गलिंग की तरह वो कीमती काम कर पाओगे जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। वो एक कला है जो कि हर कोई नहीं कर सकता। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ये सारा नजारा देखकर वही पास याद करता है जहाँ डैनी का फादर उसके साथ बिल्कुल यही सब करता था। वॉन्गलिंग को यहाँ इन लोगों के साथ गुजारी हुई ये जिंदगी काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। तभी अचानक डैनी वॉन्गलिंग से कहता है कि अंकल वॉन्गलिंग आखिर आप यूं क्या देख रहे हो? भूल जाइए, अब मैं आपके घर वाइन नहीं लाने वाला, आप काफी ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, आपके लिए वाइन बिल्कुल भी अच्छी चीज नहीं। जो सुनकर तो वॉन्गलिंग भी मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने दोबारा से वुड कार्विंग करना शुरू कर दिया था और देखते ही देखते एक बार फिर से 5 साल गुजर गए, जहाँ वॉन्गलिंग पहले से भी ज्यादा बूढ़ा हो चुका है और डैनी का बच्चा अब थोड़ा सा जवान हो चुका था जिसका नाम डैनियल है और वो ग्रैंडपा वॉन्गलिंग से हमेशा कुछ कैंडीज लेकर भाग जाता था। वॉन्गलिंग भी उसे बचपन से ये कैंडीज खिलाता आ रहा है और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ये कैंडीज नहीं बल्कि कुछ पिल्स है जो कि धीरे धीरे करके डैनियल के स्पिरिचुअल रूट्स को स्ट्रॉन्ग कर रही थी, यानी कि डैनियल भी फ्यूचर में एक इमोर्टल बन सकता है। जो वक्त ज्यादा दूर नहीं था क्योंकि हम देखते हैं कि एक सेक्ट वालों ने इसके टैलेंट को महसूस कर लिया और वो अपने कल्टीवेटर को यहाँ डैनी के पास भेज देते हैं, जहाँ उन लोगों को मालूम हो गया था कि डैनियल के स्पिरिचुअल रूट्स तो कमाल के हैं, इसलिए वो उसे अपने सेक्ट का डिसाइपल बनाने के लिए तैयार हो गए। डैनी को भी ये जानकर काफी ज्यादा खुशी हुई थी कि उसका बेटा एक इमोर्टल बनेगा और इमोर्टल्स की जिंदगी तो कमाल की होती है जिन्हें कभी भी इज्जत, ताकत और पैसे की कमी नहीं होती। इसलिए हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर यहाँ डैनियल को अपने साथ ले जाता है। डैनी और उसकी मॉम भी इमोशनल होकर उसे अलविदा कहते हुए बोलते हैं कि अच्छे से प्रैक्टिस करना। यहाँ ये नजारा देखकर तो वॉन्गलिंग को अपने ही पेरेंट्स की याद आ गई थी। वॉन्गलिंग खुश था कि वो डैनियल को इस काबिल बना पाया। इसके बाद हम लोगों को कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ बर्फबारी हो रही थी। सब लोग इस स्नो को देखकर बहुत खुश थे। वॉन्गलिंग भी बाहर आकर इस स्नो को एंजॉय करने ही वाला था, तभी अचानक वह महसूस करता है कि ये स्नो नॉर्मल नहीं बल्कि इसमें मर्डरियस इंटेंट था। साथ ही साथ यहाँ क्योटो सिटी के वॉच टावर्स पर भी किसी कल्टीवेटर ने हमला कर दिया, जिस थंडर एनर्जी को देखकर वॉन्गलिंग समझ जाता है कि यहाँ पर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है। इसलिए हम देखते हैं कि वो फौरन घर के अंदर जाते हुए वापस अपने ओरिजिनल रूप में आ गया। ऐसा करने के बाद तेजी के साथ वॉन्गलिंग आसमान में आ जाता है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर यहाँ पर ये सब हो क्या रहा है। लेकिन वो आसपास की जगह को स्कैन नहीं कर पा रहा था क्योंकि वहाँ पर किसी ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई थी ताकि वो अपने प्लान को पूरी तरीके से कवर कर सके। वही दूसरी तरफ वॉन्गलिंग के सामने तो आज तक कोई भी रिस्ट्रिक्शन बैन टिक नहीं पाई थी। हम देखते हैं कि वो फौरन अपने यिन यांग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए उस रिस्ट्रिक्शन को हटाना शुरू हो गया। जहाँ इस रिस्ट्रिक्शन को पूरी तरीके से समझने के बाद हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। यहाँ ये रिस्ट्रिक्शन हटने के बाद हम देखते हैं कि वो फॉर्मेशन आखिरकार वॉन्गलिंग के सामने आ गई जो कि इस मर्डरियस इंटेंट वाले स्नो का कारण बन रही थी। ये स्नो जानदार चीजों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थी क्योंकि ये धीरे धीरे करके उन्हें कमजोर करके मार रही है। इसलिए वॉन्गलिंग को कुछ न कुछ करके इस फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करना होगा ताकि वो यहाँ के लोगों को बचा सके। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।